जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम एडुटेरिया का सेट नंबर 2 को प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। और ये दरोगा का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसी के तर्ज पर प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इसका जो कट ऑफ है दोस्तों वो 65 हो जाएगा। 65 कट ऑफ इसका है। ठीक है, तो आज का पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो PN भगवती हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, PN भगवती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला है कि बी ऑप्शन है कि लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। गलत चुनना है दोस्तों, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखते हैं कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधन किया जा सकता है। तो राज्यसभा न इसको अस्वीकार कर सकता है और न इस पर कोई संशोधन दे सकता है। तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक किस अनुच्छेद में, ये अगर पूछ देगा तो अनुच्छेद 110 भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 110। प्रश्न संख्या 3 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है? तो संसद की संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, याद रखिएगा। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही इसका अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित रहे तो उपाध्यक्ष करेंगे लोकसभा के ही, और उपाध्यक्ष अगर उपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, जो कि उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। सॉरी, उपराष्ट्रपति नहीं, उपसभापति करेंगे। ठीक है। अगला 4 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, बाकी तीनों का है। ठीक है। और पूछा जाए कि भारत में कितने उप प्रधानमंत्री का कब तक रहा, कितने बार चुना गया? तो ये 7 बार चुना गया था, ये भी याद रखिएगा, 7 बार। और सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1947 से 50 तक रहे थे। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया है। हालांकि ऐसा पूर्ण विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर मंत्रिमंडल पुनः बिना विचार या विचार के भेज दे तो उसको राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। तो ये 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का न्यूनतम उम्र कितना है? तो न्यूनतम उम्र का कोई निर्धारण नहीं किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिकतम उम्र पूछता तो 65 वर्ष हो जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति अपना शक्ति सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण का करता है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। लोकसभा की सहभागिता करता है, सामुदायिक विकास का करता है, यानी कि तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी।
प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा ऐसा किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य मानवाधिकार जो आयोग है अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है ये राज्य सरकार के समक्ष पेश करता है और राज्य सरकार इसे विधानमंडल के सदनों में के समक्ष रखता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था ये बताना है। तो रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था वो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, जितने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिला हुआ था उसको सीमित करने का था। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि इस रॉलेट एक्ट को ही काला कानून भी बोला गया दोस्तों। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा का संस्थापक है? तो आत्मीय सभा का संस्थापक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मीय सभा का स्थापना हुआ था 1815 में कोलकाता में, या ये भी याद रखिएगा 1815 कोलकाता में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में क्रम से बैठाया है। तो सबसे पहले जो हुमायूं युद्ध लड़े थे वो देवरा का युद्ध लड़े थे। सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़े थे जो कि 1531 में लड़े थे। उसके बाद अगर बात किया तो चौसा का युद्ध लड़े थे जो कि बक्सर के पास है। चौसा का युद्ध 1539 में लड़े थे। उसके बाद कन्नौज का युद्ध हो जाएगा दोस्तों, कन्नौज का युद्ध 1540 में। उसके बाद जो सरहिंद का हो जाएगा, सरहिंद का जो युद्ध है सरहिंद का वो ये 1555 में लड़े थे, 1555 में। तो देवरा सबसे पहले, चौसा उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद उसके बाद, जिसको आप लोग अपने से मैच कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? तो ये खिलाफत आंदोलन का परिणाम था दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि किसने कहा था कि आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी जी ने बोले थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने बोले थे और ये बोले थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछा जा सकता है कि ये वाक्य कब बोला गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बोला गया था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही एक नारा भी दिए थे जो था करो या मरो का। तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय, पहला तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, पहले यह ध्यान रखिए। दूसरा हो जाएंगे रहमतुल्लाह सियानी। ऑप्शन सी जो है 1896 में ये दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में किए थे और यही अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से, याद रखिएगा पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति का अवशेष मिला है? तो ये जो मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ वर्तमान के बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। प्रश्न संख्या 18 है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय मिला था? तो ये चौथे बौद्ध संगति जब हो रहा था तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। महायान संप्रदाय को मानने वाले लोग बुद्ध को देवता मानने लगे और उनकी पूजा अर्चना भी शुरू कर दिए। और ये जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था वो कनिष्क के काल में हुआ था और ये कुंदन वन यानी कश्मीर में भी हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किए थे और बदले में क्या लिए थे? तो हेरात लिए थे, हेरात, कंधार, काबुल और मकरान लिए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो प्रथम गुप्त शासक पूछा गया दोस्तों, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। विक्रमादित्य भी इनको बोला जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपना फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली कहा से संबोधित करता था। मसनद ए आली से, तो ये हो जाएगा बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित प्रयागों अभियानों कालक्रम को बताइए। तो सबसे पहले वो क्या किया था, तो सबसे पहले उसने दोआब में कर वृद्धि किया था 1325 में, जो कि सब मूर्खताई वाला काम हो किया था। 1325 में दोआब पर सबसे पहले कर लगाया था, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आगे बता देते हैं कि राजधानी परिवर्तन किया था 1326 में, याद रखिएगा। सांकेतिक मुद्रा किया था 1329 में, और 1337 या कभी कभी 1338 भी दिया जाता है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कराची अभियान। तो आप लोग कालक्रम बैठा लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट था। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2021-22 है। ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 24 है कि पोंग और टापू डैश राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, और वहाँ का आदि जो जनजाति है उनके द्वारा ये मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखें, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। तो हिमनद जो है वो जल प्रदूषक नहीं है। हिमनद एक स्वच्छ जल का संग्रह है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सानिया रिचर्ड हॉकी हो जाएगा, पॉल पोगबा फुटबॉल बिल्कुल सही है, किरण पोलार्ड क्रिकेट होगा। ऑप्शन इसको एलिमिनेशन के द्वारा आप लोग छाड़ सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा को शुरू किया था। तो मानव विकास की अवधारणा को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक ने इसको प्रतिपादित किए थे, और ये सूचकांक सबसे पहले जो 1990 में आया था, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। और किसके द्वारा आया था, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये आया था। प्रश्न संख्या 28 है कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है। तो गैट हो जाएगा दोस्तों, द जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। तो ये गैट का फॉर्मूला है, और ये 1 जनवरी 1995 को WTO में परिवर्तित हो गया था, 1995 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर है। तो सिलिकॉन वैली जो है वो सैन फ्रांसिस्को के पास है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि एक पारिस्थितिक तंत्र जैविक घटना में शामिल है। तो उत्पादक है, उपभोक्ता है, और अपघटक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, तो ये 2010 में, अक्टूबर 2010 में स्थापित किया गया था, 18 अक्टूबर 2010। प्रश्न संख्या 32 है कि जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। तो किसका प्रदूषक सूचकांक है ये बताना है। तो ये जलीय वातावरण यानी जल प्रदूषण को सूचकांक है दोस्तों, प्रदूषित सूचकांक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलीय वातावरण का। प्रश्न संख्या 33 है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 ये इसका विषय क्या था। तो विकसित युवा विकसित भारत, ऑप्शन
बी हो जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, और ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्ववादी जयराम निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से? तब वाणी लगा हुआ प्रश्न, आप लोग इसका आराम से कर सकते हैं, संगीत से इनका संबंध था। प्रश्न संख्या 35 है कि 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान पर रहा था? प्रथम स्थान पर तो उत्तराखंड का रहा है। यही अगर पूछ देगा दूसरा स्थान पर किसका रहा था, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र का रहा था, और तीसरा स्थान पर यूपी का रहा था, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का चुना गया है? तो हालांकि दादा साहब फाल्के की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, द कश्मीर फाइल्स, आपको याद रखिएगा दादा साहब फाल्के में बेस्ट फिल्म किसको मिला है? कश्मीर फाइल्स को। अगर पूछ देता है यहाँ पर कि फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, तो RRR हो जाएगा, RRR। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 है कि भारतीय वायुसेना के नए पूछा गया उप प्रमुख कौन है? तो उप प्रमुख अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे, उप प्रमुख अमरप्रीत सिंह। हालांकि अगर पूछ देगा कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, तो प्रमुख हो जाएंगे विवेक राम चौधरी। और भारतीय वायुसेना कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विवेक राम चौधरी कौन हो गए? ये प्रमुख हो गए, और अमरप्रीत सिंह उप प्रमुख हो गए। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम पर रहा है? तो नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान केरल रहा है, दूसरा स्थान कर्नाटक रहा है, और तीसरा स्थान तमिलनाडु रहा है। पहला स्थान कौन रहा है? केरल, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि 17वां वन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 33% भूभाग वनावरण का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो ये 17 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ है। अगर देश भर में कुल वनावरण या वृक्षारोपण की बात किया जाएगा तो 24.5 करीब है, आप लोग याद रखिएगा, 24.62% ऑप्शन है, हालांकि ऑप्शन नहीं है, 24.62% कुल भारत में, आप लोग इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 पर पहुंच गए हैं दोस्तों, और लाइक कर सकते हैं आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो तो। प्रश्न संख्या 40 है कि पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने भाग लिए थे? तो इसमें कुल 5 टीम ने भाग लिए थे, याद रखिएगा, कुल 5 टीम। और इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी अगर पूछ देगा तो आप लोग याद रखिए स्मृति मंदाना 3.40 करोड़ के में बिके थे, और ये बेंगलुरु टीम ने लिया था। ठीक है, RCB बेंगलुरु टीम ने लिया था। और इसका विजेता कौन है? इस बार WPL का विजेता मुंबई इंडियंस थी। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि उप विजेता कौन था। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ये युवा 2.0 लॉन्च किए हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भारत में पंजाब राज्य से संबंध है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 का पूछ दिया दोस्तों, कहाँ पर होने वाला है? तो ये भारत और श्रीलंका में होगा। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछेगा कि 2024 वाला कहाँ होगा? तो 2024 वाला याद रखिएगा वेस्ट इंडीज और USA अमेरिका में, यानी कि वेस्ट इंडीज और USA में होने वाला है। प्रश्न संख्या 44 है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 स्वर्ण पदक जीतने वाले
सुधीर लाठ का संबंध किससे है? तो सुधीर लाठ का जो संबंध है वो भारत तोलन से है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 45 है, बजट से प्रश्न है कि बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.3% है प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम का नया जो राज्यपाल है वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है कि यूनिसेफ इंडिया का नया राजदूत कौन है? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत आयुष्मान खुराना हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयुष्मान खुराना। प्रश्न संख्या 48 है कि वीर गॉर्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ है, यह इसका आयोजन किया गया था, तो कहाँ किया गया था ये बताएं। तो हायाकुरी में किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हायाकुरी में। प्रश्न संख्या 48 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 50 है कि T20 ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे मिला है? तो ये सूर्य कुमार यादव को मिला है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं दोस्तों कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस खेल से है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीवर्धन का संबंध ये विज्ञान से थे, विज्ञान और इंजीनियरिंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न इसमें दिया गया है। प्रश्न संख्या 52 है कि प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो लोकसभा के लिए वो तो 7 बार चुने गए थे, लेकिन राज्यसभा पूछ देगा तो याद रहेगा 3 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। ठीक है, तो 7 और 3 को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 53 है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा में पूरा किया था? तो ये लगभग 3200 किलोमीटर का यात्रा था दोस्तों, 3200 किलोमीटर का यात्रा था और ये 51 दिन में पूरा किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है कि भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने का समझौता किया है? तो हाल फिलहाल में ये दक्षिण अफ्रीका से किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि 7 नर होंगे और 5 मादा होगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 है कि पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर की बात किया तो सुधा मूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है कि साहिबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये साहिबुद्दीन चुप्पू जो है वो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बारे में तो जानते होंगे, शेख हसीना। 58 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री का स्थापना कब किया गया था? तो दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में है और इसका स्थापना 1983 में किया गया था। प्रश्न संख्या 59 है दोस्तों और देखते हैं जनजातीय का सुमेलित करें। तो जनजातीय का सुमेलित करते हैं तो लिम्बू सिक्किम में बिल्कुल सही है, करवी हिमाचल प्रदेश गलत हो जाए, करवी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, और डोंगरी ओडिशा, तो 1 और 3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये मिशिगन हो जाएंगे और ये अमेरिका का, USA का है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। एक देश के अंदर उपस्थित सबसे बड़ा झील है मिशिगन। ठीक है। 60 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है?
हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछा गया था 0.01%। नाइट्रोजन कितना है 78%, याद रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन तो सबको जानकारी होगा 21%। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछ दिया गया तो 0.03%। ठीक है, और हाइड्रोजन अभी जान गए 0.01%। प्रश्न संख्या 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। तो गर्म जलधारा पेरुवियन का है। पेरुवियन जलधारा जो है वो एक ठंडी जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर में चलने वाला जलधारा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि स्थल तथा समूह का विभेदन तापन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है कि नौक्रेक जैव मंडल किस क्षेत्र में है। तो नौक्रेक मेघालय में हो जाएगा, नौक्रेक मेघालय में, और 2009 में इसे यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया था नौक्रेक को। प्रश्न संख्या 65 है कि कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा नदी कृष्णा डेल्टा के मध्य है। तो कौन सा डेल्टा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया तो कोरोमंडल हो जाएगा, ऑप्शन बी। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं हो जाएगा। घनत्व का इकाई केजी प्रति मीटर की हो जाता है। दाब का तो पास्कल या न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाता है। और विस्थापन का तो जान ही रहे, मीटर हो जाता है। प्रश्न संख्या 67 है कि निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग होता है। तो ये पृष्ठ तनाव को मापने के लिए होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है कि यदि किसी वस्तु का वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो उसे पर किया गया कार्य क्या होगा। तो वृत्तापथ कार्य किया गया कोई भी का मान शून्य ही होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। ये सब जो प्रश्न है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सब प्रश्न में लोग फंस जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या है कि 70 है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा स्प्रिंग तुला के रीडिंग से सबसे कम भार दिखाएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी के पूरी तरह से निमज्जित हो। ऑप्शन सी उसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है, क्यों। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये अत्यधिक ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है कि किस विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहर होते हैं। तो ये अनुदैर्घ्य हो जाएंगे। तल पर पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा, तल पर पूछ देगा तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। यही पूछ देता कि समुद्र के सतह पर बनने वाला, सतह पर अगर पूछ देता तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ। ठीक है, तल पर पूछा गया है तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं कि हाइड्रोजन अणु के नाभिक में किससे बना होता है। तो केवल एक प्रोटॉन का बना होता है। हाइड्रोजन अणु नाभिक जो होता है वो केवल एक प्रोटॉन का बना होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक के गुण नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग बता देते हैं कौन सा गुण है। तो निम्न गलनांक तथा क्वथनांक, उष्ण और विद्युत का कुचालक भी होता है। जल में अम्लीय और कार्बनिक विलयों में विलय होता है। तो उसका उच्च गलनांक दे दिया है तो यही इसका गलत हो जाएगा। निम्न गलनांक होगा, न कि उच्च गलनांक होगा। ठीक है,
प्रश्न संख्या 75 देखते हैं कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम धात्विक तत्व कौन है? तो ये आसान प्रश्न है कि लिए लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उदासीनीकरण गैसीय परमाणु के बातम कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो आयनन ऊर्जा की होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयनन ऊर्जा। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा ये बताना है। तो सोडियम हाइड्रोकार्बाइड का उपयोग करते हैं, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 79 पहुंच गए दोस्तों कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो ये ब्रोमीन गैस बनती है। और ब्रोमीन जो गैस है ये एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में भी रहता है। तो ऑप्शन डी इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 80 है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि का प्रभाव होता है? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन सी इसको राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको इथोलॉजी कहते हैं। पशु व्यवहार के अच्छा जो जैविक अध्ययन को हम लोग इथोलॉजी कहते हैं। और इथेनोलॉजी किसे कहते हैं ये अगर पूछ देगा तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव जाति विज्ञान के अध्ययन को इथेनोलॉजी कहते हैं। इटियोलॉजी किसे कहते हैं? तो रोगों के कारण के अध्ययन को जानने के लिए हम लोग इटियोलॉजी, और एंटीमोलॉजी कीटों के अध्ययन को लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्लियर है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये नाभि को कहा जाता है दोस्तों। कोशिका का मास्टर नाभि को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये देखिए कोलेन कायमा जो है ये मुलायम बनाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कोलेन कायमा क्या क्या बनाता है? ये मुलायम बनाता है। लेकिन स्क्लेरन कायमा जो है ये कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 की निम्नलिखित में से कौन सा दूध का विटामिन है, प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन कौन है? तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये केसिन का है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और दूध को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो रेनिन होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता अगर ये पूछ दे तो विटामिन सी, आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 85 है दोस्तों कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसी होती है और उससे कार्य भी समान होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग समरूप अंग कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समरूप अंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का उदाहरण है? तो ये फीताकृमि हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, अंतः परजीवी का उदाहरण फीताकृमि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है कि ऑक्टोपस का खून कैसा होता है? ऑक्टोपस का खून जो होता है वो नीला होता है, याद रखिएगा। ऑक्टोपस का खून। कॉकरोच का खून कैसा हो जाएगा? तो उजला हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टोपस का जो श्वसन होता है दोस्तों वो हीमोसाइनिन होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 88 है कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो ये हृदय के ऊपर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 89 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मनुष्यों में बौनापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ये
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 90 की इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो कौन सा रोगी है जो अपना नेत्रदान कर सकता है? इनमें से कोई एक ही है। तो इसका राइट आंसर कि मधुमेह वाला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा मधुमेह। रेबीज, हैजा और टिटनेस वाले नहीं कर सकते, मधुमेह वाले कर सकता है। ये जो ये वायरस से होने वाला भी है, इसको याद रखिएगा, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में निकोटीन होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है। हालांकि बेंजपाइरिन भी होता है और तार भी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 92 है कि निम्नलिखित में से लघु उद्योग को क्या समस्या है? तो पूंजी का तो अभाव है ही, विपणन जानकारी का अभाव बिल्कुल है, कच्चे माल का अभाव है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 93 है कि सेनवेट का संबंध किससे है? तो सेनवेट का संबंध जो हो जाएगा वो केंद्रीय उत्पादन शुल्क से हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय उत्पादन शुल्क। प्रश्न संख्या 94 है कि भारत में कागजी मुद्रा पहली बार कब शुरू किया था? तो भारत में कागजी जो मुद्रा है वो पहली बार 1862 में शुरू किया गया था, 1862 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 की निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो साख को नियंत्रण करना बिल्कुल है, साख सृजन भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि इसका ये कार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति का निर्माण करना बिल्कुल, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के शिखर संस्था के रूप में, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, मैथ का प्रश्न इजी प्रश्न कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पर हम उसको सॉल्व करके डाल देंगे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 97 का देखिए दोस्तों, 97 का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। आसान प्रश्न है, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर सॉल्यूशन हम भेज देंगे, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न को आप लोग कीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न को आप लोग अच्छे से बनाइएगा, प्रश्न संख्या अच्छा है 100 नंबर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और जाते जाते कमेंट में जय हिंद जरूर दिखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।